ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सौवसाहुणं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। बंध के प्रकरण में हमने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की भी चर्चा की। अब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो है वो योग से होता है। तो ये योग क्या होता है उसकी थोड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो हमें ये निकालना है पेज नंबर 221। एक प्रश्न है, सदर चौक का मीनिंग क्या है? मालूम है किसी को? सदर चौक 122 नंबर का पेज निकालो। हाँ देखिए, इनका प्रश्न यहाँ से है। हाँ, ऊपर जो 122 सेकंड लाइन में सासादन में विच्छित्ति सदर चौक बिना 21 बंध 91, किसकी बात चल रही? वो आनतादि 4 स्वर्गों में और 9 ग्रवेकों में। सदर का अर्थ होता है शतार। शतार और सहस्रार तक के देव जो 4 प्रकृति बांधते हैं वो ऊपर नहीं बनती है। कौन सी 4? देखो, शतार सहस्रार तक तो पद्मलेशा वाले हैं। आनत प्राण तारण अच्युत और ग्रेवेक और ऊपर सारे शुक्ल लेशा वाले हैं। तो शुक्ल लेशा वाले मनुष्य गति का ही बंध करते हैं। वो 4 तिर्यंच गति संबंधी 4 का बंध करते ही नहीं है। कौन से? तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायुर उद्योत, इसको कहेंगे सदर चौक। उसका बंध है शतार सहस्रार तक ही होता है। उन प्रकृतियों को ही सदर चौक कहने में आता है। यानी ऊपर के देव जो है ग्रेवेक के, मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, मनुष्य गति का ही बंध करते, अन्य कोई गति बांधते ही नहीं है। तो उनकी बंध विच्छित्ति भी नहीं कहने में आएगी। उनको मिथ्यात्व में जो दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति है, कौन से? उसमें तिर्यंच गति वगैरह कहते हैं, उनके लिए वो नहीं कहेंगे। जो बांधते ही नहीं है, शुक्ल लेशा वाले देव तिर्यंच गति को बांधते ही नहीं, तो उसमें हमने उनको लेंगे ही नहीं, ये उसका अर्थ होता है। अब आगे बढ़ते, अभी अपना योग स्थान का प्रकरण चलेगा। पेज नंबर है 221, लास्ट जो। हाँ, सहनानी यानी चिन्ह। सहनानी कहाँ शब्द आया आपको? हाँ, 211 देखो, निकालो। उसकी सहनानी 2 गुणा अंतर्मूल।
चलिए फिर फॉर एग्जाम्पल हमने को 2 अंतर्मूर्त कहेंगे, 1 अंतर्मूर्त 2 अंतर्मूर्त हमने माना हुआ चिन्ह, उसको संदृष्टि जिसको कहेंगे, उसको सहनानी कहते हैं। अब हम आते हैं 221 पेज पर। ये योग स्थान क्या होता है उसको हमको देखना है। योग क्या है उसको हमने देखा, शरीर नाम कर्म के उदय में जीव के आत्म प्रदेशों में जो शक्ति है, कर्म के आकर्षण की शक्ति, कर्म और नौ कर्म को आकर्षण करने की शक्ति है, उसको यहाँ हमने योग कहा था। ये भाव योग होता है और उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का कंपन है उसको द्रव्य योग कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 221 पेज पर नीचे का 218 की हेडिंग, उसके प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के कारणभूत योग स्थानों का स्वरूप। योग का नहीं कहा, योग स्थान कहे। अब योग स्थान किसको कहेंगे उसकी बात आगे हम बढ़ेंगे। उसकी संख्या और स्वामी 42 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। अभी हमको यहाँ देखना है, देखो पेज नंबर 222 पर आते हैं। योग स्थान 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? उपपाद योग स्थान, एकांत वृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। कौन से 3 प्रकार देखे? उपपाद योग स्थान, एकांत वृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान। अभी कौन से कहाँ होते हैं उसकी बात देखेंगे हम। एक एक भेद के ये 3 जो मूल भेद के हैं ना, उपपाद वाले, एकांत वृद्धि वाले और परिणाम वाले, उसके एक एक के 14 जीव समासों की अपेक्षा 14 भेद होते हैं। 14 जीव समास हमने देखे थे, याद है क्या नहीं? कौन से? एकेंद्रिय के 2 सूक्ष्म और बाधक, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंच, इन सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त। कभी कभी अपर्याप्तों में भी और 2 भेद करते हैं, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन करना है वहाँ इतने इतने उसके भेद प्रभेद बता देते हैं। तो यहाँ जो 14 जीव समास है उसमें अपने अपने में एक तो वहाँ का योग स्थान कितना बड़ा होता है, किससे कौन सा अधिक है, किससे कितने गुना है, उसकी चर्चा आएगी। यानी किसका योग कम है, किसका ज़्यादा है, किसका कितना ज़्यादा है, उसकी भी यहाँ चर्चा हो जाएगी। देखो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त का उपाद योग स्थान, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त का उपपाद योग स्थान। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय के भी, और फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी सब में पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त के बताएंगे। संगी पंचेंद्रिय के भी पर्याप्त अपर्याप्त के उपपाद योग स्थान जानना। हर एक का अपना अपना अलग अलग उपपाद योग स्थान बताएंगे। उसमें केवल एक नहीं होता है, उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद होते सबके। तो उसमें किससे कौन सा अधिक होता है वो बताएंगे यहाँ पर। एक उपपाद योग स्थान के 14 भेद हुए, 14 जीव समास के 14। ये तो सामान्य से उपपाद योग कह दिया उन्होंने। इसी तरह एकांत वृद्धि, अभी हमने देखा नहीं एकांत वृद्धि कहाँ होती है। तो एकांत वृद्धि और परिणाम योग स्थान के 14 भेद जानना। यानी हर एक जीव समास के अपने अपने जो सामान्य से उसका योग स्थान कहेंगे और उसकी जो रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट उसकी भी बात करेंगे। पुनः इन एक एक के 14 भेद सामान्य, जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 3 प्रकार के। वहाँ सामान्य की अपेक्षा 14 भेद, सामान्य और जघन्य की अपेक्षा 28 भेद, सामान्य, जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 42 भेद होते हैं। हर एक में उसमें लगाना, उपपाद में भी और फिर एकांत में भी और परिणाम में भी। अब उपपाद योग स्थान का क्या स्वरूप है उसको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो, पर्याय धारण करने के पहले समय में, ये कौन सी पर्याय? ज्ञान की के दर्शन की? हाँ, नया भाव, हाँ, उसको भी पर्याय कहते हैं। मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, इसको एकेंद्रीय पर्याय, ये पर्याय है, यानी उस भाव का पहला समय। तो पर्याय धारण करने के पहले समय में स्थित जीव, उसके उपपाद योग स्थान होता है। जो पहला समय है उस भव का पहला समय, उस समय जो योग होता है उसको उपपाद योग कहते हैं।
उपपाद का अर्थ ही होता है जन्म। जो जीव विग्रह गति, विग्रह का अर्थ क्या है? मोड़ वाली गति, अर्थात वक्र गति द्वारा बीच में मुड़कर जाता है और नवीन पर्याय को प्राप्त होता है, उसके जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। मोड़ वाले के जघन्य होता है। जो जीव रुजुगति, रुजुगति का अर्थ क्या है? बिना मोड़ से जाए, सीधा। तो बिना मोड़ के जाने वाला ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? हाँ, ऊपर जाता है। अच्छा, और नरक में जाने वाला रुजुगति से कहाँ जाएगा? ऊपर कहाँ जाएगा? यही भूल चल रही है। विग्रह गति में 6 दिशा में गमन होता है। जिसको नरक में जाना है वो पहले ऊपर क्यों जाएगा? ख्याल में आए थे ना? अभी जो यहाँ से मरकर यही मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला है, तो ऊपर क्यों जाएगा वो? जिस दिशा में उसका जन्म स्थान है उस दिशा की ओर गमन होगा। तो 6 दिशा में कंडीशन क्या है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर या नीचे, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा। बस ये उसका अर्थ होता है। तो रुजुगति यानी बिना मोड़ वाला, मोड़ बिना की सीधी गति से नवीन पर्याय को धारण करता है, उसके उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान है। यानी बिना मोड़ वाले उसका योग ज़्यादा है और मोड़ वाले के मिनिमम जघन्य योग होता है। यहाँ प्रश्न, चूँकि पर्याय के पहले समय में अपर्याप्त अवस्था ही है, वहाँ पर्याप्त जीव समासों में उपपाद योग स्थान कैसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? पर्याप्त नाम कर्म वाला होगा या अपर्याप्त नाम कर्म वाला होगा? पहले समय में उसको अपर्याप्त कहेंगे क्योंकि उसके वो मिश्र शरीर का योग चल रहा है ना, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तब उसको हम निवृत्ति अपर्याप्त ही कहेंगे। तो उसको आप क्यों कह रहे हैं इसमें? उसमें योग कैसे होगा? उसको उपपाद नाम क्यों दे रहे हैं? ये उनका प्रश्न है। देखो उसका समाधान, निवृत्ति अपर्याप्त जीव। निवृत्ति अपर्याप्त किसको कहा? पर्याप्त नाम कर्म वाला है, पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है और अभी तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। उसका भी भव का पहले समय में उपपाद योग कहलाएगा। तो कहते हैं उसके पहले समय में जो योग स्थान होते हैं वे तो पर्याप्त जीव समासों में उपपाद योग स्थान जानना। भले वो निवृत्ति अपर्याप्त कह रहे हैं पर वो पर्याप्त ही जीव है ना, उसको पर्याप्त नाम कर्म वाला पर्याप्त जीव कहेंगे। जीव समास में उसको कहाँ रखेंगे? पर्याप्त जीवों में। हाँ, तथा लब्धि अपर्याप्त जीव के पर्याय के पहले समय में जो योग स्थान होते हैं वे अपर्याप्त जीव समासों में उपपाद योग, यानी लब्धि अपर्याप्त को यहाँ अपर्याप्त जीव समास कहेंगे और जो निवृत्ति अपर्याप्त है वो पर्याप्त ही जीव है क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं। अब यहाँ आते 223 पेज पर। हाँ, अपर्याप्त जो कहेंगे तो लब्धि अपर्याप्त यहाँ समझना, निवृत्ति अपर्याप्त भी कहेंगे तो वो पर्याप्त वाला ही जीव, उसका जीव समास कौन सा समझना है? पर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म वाला है। उसको भव के पहले समय में वो निवृत्ति अपर्याप्त कहो या उसको पर्याप्त जीव को, बात एक ही है। पहले समय में कुछ निवृत्ति अपर्याप्त नाम देने से योग ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जीव तो वही का वही है। हाँ, आगे यहाँ 223 पेज पर आते देखिए। ये उपपाद योग क्यों कहा? कि वो पर्याय धारण करने का पहला समय है, वहाँ जो योग पाया जाता है उस पर्टिकुलर जो कुछ जिस जीव समास की बात है वहाँ उसको उपपाद योग कहेंगे। यहाँ तक बात ख्याल में? तो 14 जीव समास के अपने अपने उपपाद योग की जो ये रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट तक वो वहाँ पाई जाएगी। सबसे मिनिमम सूक्ष्म वो लब्धि अपर्याप्त तक उसके होगी, फिर इस तरह से फिर पर्याप्तों की होगी, फिर बादरों की होगी। इस तरह से उसके जो अल्प बहुत्व कहने में आता है उसके सारे टेबल दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परिणाम योग स्थान, अभी एकांत वृद्धि को छोड़कर डायरेक्ट परिणाम को बता रहे हैं। तो परिणाम योग स्थान किसको कहना? उसके बाद 220 की टीका में है, देखो। परिणाम योग स्थान शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के प्रथम समय से लेकर, यानी शरीर पर पहला समय भव का पहला समय उपपाद था, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही परिणाम योग चालू हो गया।
वहाँ से लेकर अपने आयुर्बल के अंतिम समय तक जाना, यानी मरण तक कौन से योग हो गए? वो परिणाम योग। लब्धि अपर्याप्त जीव की, अभी लब्धि अपर्याप्त में तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तो उसमें परिणाम योग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, देखो, अपनी स्थिति श्वास के 18वें भाग प्रमाण है, उसके त्रिभाग करने पर अंतिम त्रिभाग के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक परिणाम योग स्थान जानना। फिर से, लब्धि अपर्याप्त की तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तो उसको परिणाम योग स्थान हो गए कि नहीं हो गए? तो हो गए, क्योंकि उसकी भी जितनी जघन्य आयु है उसके भी 2/3 1/3 करना। तो जब 2/3 बीत जाते हैं और 1/3 बाकी रहता है, तो 1/3 जब बाकी रहा, अंतिम त्रिभाग है 1/3 बाकी है, तब उसके उस काल में जो हर समय जो क्या होगा? परिणाम योग होगा, क्योंकि उनके भी आयु का बंध तो होगा कि नहीं होगा? वो परिणाम योग में बंधेगी। यानी इतनी छोटी आयु है फिर भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु का बंध होगा, और आयु का बंध होने के बाद भी अंतर्मुहूर्त बीत कर फिर मरण होगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद है। हाँ, आयु का बंध परिणाम योग में होता है, क्योंकि जो पर्याप्त जीव है वो पर्याप्ति हुए बिना तो आयु का बंध करेंगे नहीं। पर्याप्त हो गए फिर 1/3 आयु बाकी होगी, या यथायुगी जिसका जो है तभी उसका आयु का बंध होगा। अब नीचे का पैराग्राफ 221 का, अपनी अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर ऊपर अपने आयुर्बल के समयों में मरण तक परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट भी और जघन्य भी हो सकता है। यानी उसमें जो परिणाम योग है वो बदलते रहता है, उसमें जघन्य से जघन्य होगा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होगा, और कभी कभी उतना का उतना भी कुछ समयों तक रह सकता है, ज़्यादा काल तक इक्वल नहीं रहता है, पर उसमें रह सकता है। उपपात योग तो एक समय के लिए, वो एकांत वृद्धि वाले जैसे प्रति समय असंख्यात गुणा है, वो तो एक जैसे तो रहेगी नहीं, 2 समय, तो 2 समय या अधिक से अधिक 8 समयों तक वैसा का वैसा योग कब होगा? परिणाम योग में होगा। ये बात हो सकती है, उसको हमें कहेंगे अवस्थित, उतना का उतना रहा। अभी आगे बढ़ते यहाँ पढ़ेंगे, देखो जैसे लब्धि अपर्याप्तों में भी उसके योग्य जो योग है वहाँ पर परिणाम योग, उसमें भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के अनेक भेद हो सकते हैं। अब देखो नीचे से तीसरी लाइन 221 की, देखो दोनों ही जीवों के, कौन से दो? शरीर पूर्ण पर्याप्ति पूर्ण करने वाले ने पर्याप्त नाम करने वाले और लब्धि अपर्याप्त वाले, उसके अपने अपने परिणाम योग हो गए। तो दोनों ही जीवों के वे सर्व परिणाम योग स्थान घोटमान योग जानना, क्योंकि उसको घोटमान कहते हैं, परिणाम योग को ही घोटमान भी नाम है, क्यों? वो घटते भी है, बढ़ते भी है, जैसे के वैसे भी रहते हैं। बाकी यानी उपपाद में तो घटना बढ़ने का सवाल नहीं, एक ही समय है। एकांत वृद्धि का भले वो अंतर्मुहूर्त तक है, परंतु प्रति समय वो बढ़ने वाले हैं। परिणाम योग ही ऐसे है, वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, उतने के उतने भी रह सकते हैं, यानी एक समय के बाद दूसरे समय की बात है ये। अब हम आते हैं 224 पेज पर। हमने पहले उपपाद देखा और परिणाम देखा। अब इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमने जो काल छोड़ा था, लब्धि अपर्याप्त में 2/3 आयु और बाकी में जीवों में शरीर पर्याप्ति तक का काल। तो ये यहाँ बता रहे 222 की टीका में, पेज नंबर 224, एकांत अनुवृद्धि योग स्थान पर्याय धारण करने के दूसरे समय से लेकर, पहले समय में क्या होता है? उपपाद योग, इसलिए दूसरे समय से लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्ति के अंतर्मुहूर्त काल के अंतिम समय तक, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही परिणाम योग होगा, तो उसके पूर्व समय तक एकांत वृद्धि वाला योग है। एकांत वृद्धि, उसका नाम ही एकांत वृद्धि, उसका क्या होता है? बस वो वृद्धि ही वृद्धि होती है, असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना ही योग हो गए वहाँ पर, उसका नाम है एकांत वृद्धि। तो उपपाद योग और परिणाम योग के अंतराल में, यानी इन बिटवीन, दोनों के बीच में कौन से योग होते हैं? एकांत वृद्धि वाले।
उस एकांत वृद्धि का जघन्य स्थान तो अपने काल के प्रथम समय में होता है। यानी जब वो शुरू हुआ, क्योंकि उपोपाद के बाद एकांत वृद्धि हुई, उपोपाद से वो असंख्यात गुना होगा, परंतु एकांत वृद्धि में से वो मिनिमम है, क्योंकि दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे असंख्यात गुना, ऐसे जो अंतर्मूर्त काल है वो असंख्यात गुना चलता रहेगा। तथा उत्कृष्ट स्थान अंतिम समय में होता है, क्योंकि उसके बाद परिणाम योग स्थान शुरू होता है, वो उससे भी असंख्यात गुना हो जाएगा। इसी कारण एकांत अर्थात नियम से अपने काल के प्रथम समय से लेकर, अपना काल कब शुरू होता है? बहु का दूसरा समय, अंतिम समय तक। अंतिम समय है पर्याप्त जीवों के लिए शरीर पर्याप्ति के पूर्व वाला समय, और लब्धिया पर्याप्तों में टूथर उसकी जब तक टूथर नहीं होता तब तक। प्रति समय असंख्यात गुणा अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि, क्योंकि योग की शक्ति किसमें नापेंगे? योग के अविभाग प्रतिच्छेद। कर्मों की शक्ति कर्मों के अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेगी, योग की शक्ति योग के अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। क्योंकि अभी हमको हमारे ज्ञान कितना है, तो ज्ञान के अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। जिसकी बात कर रहे हैं उस शक्ति को कौन से यूनिट में नापेंगे हम? तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं। योग भी अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाएगा। तो असंख्यात गुना वृद्धि होती है, उसको कहेंगे एकांत अनुवृद्धि योग स्थान। ऐसे सभी जीव समासों में इसके जो किसमें क्या होता है, किससे किसको कौन सा असंख्यात गुना, जो 14 जीव समास है उसमें असंख्यात गुना का क्रम होगा इस तरह। अभी तो बताया, लब्धि अपर्याप्त को उसके आयु के 3 भाग करना। पहले 2 भागों में एकांत अनुवृद्धि है, अंतिम 1/3 रहा उसमें परिणाम योग है। अभी अभी बात हुई थी ना उसकी। हाँ, शरीर पर्याप्ति के बाद जो पर्याप्त होने वाले जीव है उनके लिए लागू होती है, और जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होने वाली उनको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। जो अपर्याप्त नाम कर्मों वाले हैं उनके आयु के 2/3 और 1/3 ऐसा हिस्सा करना है। हाँ, पहले 2/3 में एकांत अनुवृत्ति, अंतिम 1/3 में परिणाम योग। अब ये योग स्थान किसको कहना? एक पूरा योग स्थान इन्हें क्या होता है? जीव के कितने प्रदेश है? ये योग किसके आधार से है? कि जीव के प्रदेशों के आधार से। तो जीव के प्रदेश कितने हैं? तो लोक प्रमाण है। एक लोक में असंख्यात होते हैं, उतने असंख्यात एक जीव के प्रदेश है। तो सभी प्रदेशों में समान योग होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होता है। अभी उसमें भी जैसे हमने कर्मों में बात देखी थी, कौन से, ये अनुभाग की रचना देखी थी, याद है? उसमें क्या नाम थे? वर्ग, वर्गना, स्पर्ध, गुणानी, नाना गुणानी। ये सभी टर्मिनोलॉजी योग में भी लागू होगी। वहाँ कर्म परमाणुओं को एक वर्ग कहा था, यहाँ जीव के एक प्रदेश को एक वर्ग कहेंगे। फिर से हमने कर्मों में उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। कर्मों में हमने क्या देखा था? कर्मों के अपनी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, शक्ति अपनी होती है। तो वर्ग किसको कहा? कर्म परमाणु को। क्यों? प्रत्येक कर्म परमाणु में अपनी अपनी विशिष्ट शक्ति है। फिर हमने वर्गना किसको कहा था? जिसमें जिसमें समान शक्ति है ऐसे कर्म परमाणुओं को हमने वर्गना कहा। अभी यहाँ क्या करना? जो जीव के असंख्यात प्रदेश है ना, उसमें से जिसमें से मिनिमम योग है ऐसे सभी प्रदेशों को हम इमेजिन करो, एक लाइन में रखो। इमेजिन करना है वो प्रदेश इधर उधर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिनमें जिनमें मिनिमम योग है उसको हम एक लाइन में लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? वर्गना कहेंगे। फिर एक अविभाग प्रतिच्छेद जितने ज़्यादा है ऐसे सभी प्रदेशों को दूसरी लाइन में रखेंगे, वो दूसरी वर्गना। और एक अधिक है तीसरी वर्गना, और एक अधिक है चौथी वर्गना। ऐसे असंख्यात, वहाँ अनंत नहीं लेना, असंख्यात वर्गणाओं का एक समूह होगा, उसको कहेंगे स्पर्धक। फिर गैप करके फिर दुगुना हो गया तो दूसरा स्पर्धक, फिर तीसरा स्पर्धक,
प्रति वर्गणा में प्रदेशों की संख्या कम होती चली जाएगी। जहाँ जाके आधी होती उसको कहेंगे गुणहानि। तो एक गुणहानि में भी असंख्यात स्पर्धक होते और ऐसे असंख्यात गुणहानियाँ होती है तब जाके एक योग स्थान कहलाता है। अब जीव के प्रदेश तो कम ज़्यादा होने वाले नहीं है, उतने के उतने हैं। उन प्रदेशों को ही हम ऐसी रचना में दिखाएंगे। तो ये पूरा मिलकर जितने योग होते हैं उसको कहेंगे एक योग स्थान, क्योंकि जघन्य की तो वैल्यू सब में एक समान है और अंतिम की जितना होगा योग उतनी कहलाएगी। तो मिनिमम योग स्थान वो पहला योग स्थान होगा, फिर उससे अधिक कितना योग स्थान, उसमें कितना अधिक होता है उसके सारे गणित होते हैं। तो इसको योग स्थान कहेंगे, पूरा मिलकर एक योग स्थान होता है। अभी योग स्थान में फिर द्रव्य भाव मत लगाना। अविभाग प्रतिच्छेद द्रव्य में होगे कि भाव में होगे? हाँ, तो भाव में ही लगाना है ये। देखो अभी यहाँ देखो, हाँ योग अलग अलग है, हर एक प्रदेश है। अनेक प्रदेशों में योग समान भी है, क्योंकि समानों को हम एक वर्गणा में लिखेंगे, वो भी असंख्यात जगत प्रतर इतने एक में है। पहली वर्गणा है असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है, क्योंकि जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, समझते? जगत श्रेणी किसको कहेंगे? 7 राजू को। एक लोक यानी कितना? 7 राजू गुणा 7 राजू गुणा 7 राजू। और जगत प्रतर यानी क्या? 7 राजू गुणा 7 राजू, उसको जगत प्रतर कहते हैं। उसको भी जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो लोक होगा, परंतु छोटे असंख्यात से गुणा करेंगे तो उसको असंख्यात जगत प्रतर कहेंगे। तो पहली वर्गणा में ही असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण तो प्रदेश है, फिर वो प्रदेश थोड़े थोड़े घटते चले जाते हैं, क्योंकि पूरा योग स्थान मिलकर जीव के प्रदेश है उतने ही है, वो कुछ बढ़ने कम होने वाले नहीं है। एक एक प्रदेश में हर एक में जुदा जुदा योग नहीं है, अनेक प्रदेशों में समान है, उसको हमने एक योग वर्गणा कही। उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद है दूसरी वर्गणा, और एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है तीसरी वर्गणा। इस तरह से पूरा मिलकर एक योग स्थान होता है। अभी हम पुस्तक से आधार से पढ़ेंगे। आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो परमाणु को ग्रहण होगा, तो अगर मान लेते हैं समझो कि अलग अलग कंपन है प्रदेश, इस प्रकार का कंपन अलग मत करो, ये तो कर्माकर्षण की शक्ति ले लो। तो कर्माकर्षण की शक्ति जो आत्मा के प्रदेश में अगर अलग अलग पाई जाती है तो वो परमाणु को ग्रहण करेंगे तो उसकी संख्या भी अलग अलग पाई जाएगी प्रदेश में। एक एक प्रदेश पर ऐसा मत ले लो, पूरा राउंड अबाउट सब मिलकर एक योग स्थान कहलाएगा, और उससे सर्वात्म प्रदेशों से वो परमाणु का ग्रहण होगा। वो जो योग जितना है पूरा मिलकर उसको एग्रीगेटली योग कहेंगे। कितनी स्थिति बांधी, भले वो हमने आबादा के बाद अलग अलग स्थितियाँ अलग अलग परमाणु में पढ़ी है, स्थिति कौन सी कहलाएगी? जो टॉप मोस्ट है वो। अनुभाग बंधक कौन सा कहलाएगा? टॉप मोस्ट है वो। योग स्थान कौन सा कहलाएगा? जो मैक्सिमम है वो। पर वो मैक्सिमम है वो पहले से शुरुआत होती है ना, हर एक योग स्थान जघन्य से शुरुआत होगा। जो कम भी है जिससे आप प्रदेश में वहाँ पे अगर अपन ऐसे सिमेट्री देखेंगे तो वो ज़्यादा भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी वो कम ज़्यादा बहुत थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर असंख्यात जगत प्रतर का अर्थ कितना समझते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल तो उसमें है, फिर भी कहाँ तक उसके मैक्सिमम योग है उसका पूरा मिलकर एक योग स्थान होता है। अब क्या है, ये थोड़ी तो विशेष बात है योग स्थानों की, पर जब जाके आप लब्धिसार वगैरह पढ़ेंगे, सूक्ष्म योग में भी सूक्ष्म पुष्टि होती है, नहीं मालूम? ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती क्या है? जैसे कर्मों में कृष्टि होती है, शपथ श्रेणी में देखी थी, वैसे योग में भी कृष्टि होती है। यानी पूर्वजों संसार अवस्था के योग से भी अत्यंत हीन योग तैयार होगा, तो वहाँ पर भी जैसे कृष्टि में कर्मों में सब बातें होती वैसे वहाँ पर भी समझाएंगे। शब्द पारिभाषिक शब्द तो वही है समझाने के लिए, वर्ग वर्गणा स्पर्धक वगैरह वगैरह। तो ये पूरा मिलकर एक योग स्थान कहलाएगा। तो जहाँ जीव का योग बढ़ता है ना, क्या है, अधिक ऊपर अधिक करना है तो नीचे में प्रदेश कम हो जाएंगे, उसके ऊपर बढ़ेंगे यथा योग्य, क्योंकि संख्या तो बढ़ने वाली नहीं है प्रदेशों की, प्रदेश उतने के उतने हैं, उसी में योग का जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो होगा। अभी हम यहाँ देखते हैं पुस्तक के आधार से, पेज नंबर 224 पर 223 है ना, उसके ऊपर क्या लिखा? योग स्थानों के अवयव कहते हैं।
इसका अर्थ क्या है? पूरा योग स्थान किसको कहना? तो कहते नीचे सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सर्व योग स्थान है नंबर ऑफ योग स्थान, यानी पहला योग स्थान, दूसरा, तीसरा, यानी एक एक से बढ़ते हुए जो योग स्थान है, ऐसे टोटल कितने हो गए? जगत श्रेणी के असंख्यात, यानी असंख्यात होते हैं। उनमें एक एक स्थान के प्रति, यानी एक योग स्थान में क्या क्या होता है? तो कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, यानी योग की शक्ति। वर्ग, वर्ग किसको कहा यहाँ पर? आत्म प्रदेश को। एक आत्म प्रदेश एक वर्ग है। वर्गणा, जिन जिन आत्म प्रदेशों में समान योग है उतने आत्म प्रदेशों को हम एक लाइन में लिखेंगे, उसको कहेंगे वर्गणा। स्पर्धक, एक एक अविभाग से बढ़ती हुई जितने वर्गणाएं, कितने असंख्यात होगी, उनके समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। कर्मों में हमने अनंत वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा था। कर्मों में अनंत का हिसाब है, योगों में असंख्यात का हिसाब है। असंख्यात वर्गणाओं का स्पर्धक, असंख्यात स्पर्धकों के एक गुणहानि, असंख्यात गुणहानियों का एक, वो जो नाना गुणहानियाँ इतनी असंख्यात होती है। तो गुणहानि इतने भेद नियम से होते हैं ऐसा जानना। अब उसका यहाँ आगे उसकी बात समझा रहे हैं। ये 226 की टीका पढ़ेंगे। एक एक वर्ग में, यानी एक एक आत्म प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है। क्या कहा? मिनिमम भी योग कितना है? हाँ, वो भी असंख्यात में है, असंख्यात लोक प्रमाण। जैसे हम कर्मों में क्या देखते हैं? मिनिमम भी शक्ति कितनी, तो अनंतों में होती है, यहाँ असंख्यात में है। वहाँ अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण प्रदेशों की जघन्य वृद्धि रूप जानना। इसको अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहेंगे? पहली वर्गणा से दूसरी वर्गणा में कितना अधिक है? तो एक अधिक है। वृद्धि कितने से हुई? इतने, उसको एक नंबर देंगे। तो जिसका दूसरा भाग न हो सके ऐसा शक्ति का जो अंश, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यहाँ उल्टे क्रम से कहा है, इसलिए अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग है। क्योंकि पहले उल्टे क्रम से वो बता चुके, हमने उसको निकाल दिया, हम डायरेक्ट इस क्रम से ही देख रहे हैं। वर्गों का समूह वर्गणा है। कौन से वर्गों का समूह? समान योग वाले। हाँ, वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है। कौन सी वर्गणा? एक एक से बढ़ती हुई वर्गणा। और स्पर्धकों का समूह गुणहानि है, क्योंकि ये जो पहले वर्गणा में जितने प्रदेश थे, थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम होते थे, जहाँ आधे हो जाएंगे, तो ऐसे कितनी स्पर्धक चले गए, उसको कहेंगे एक गुणहानि। गुणहानि ने गुणित प्रमाण में हानि, यानी आधा हो गया, उसको कहेंगे गुणहानि। और गुणहानियों का समूह स्थान है, यानी ऐसे एक गुणहानि, दो गुणहानि, तीन गुणहानि, ऐसे कहते हैं नाना गुणहानियाँ हो जाती हैं, तो उसको कहेंगे सब मिलकर एक स्थान, एक योग स्थान, ये उसका अर्थ होता है। अभी उसमें कितने प्रमाण है वो हम जरा गौण कर देते हैं। देखो पेज नंबर 227 निकालना। जरा कराते हैं, या निकालो 227 नंबर का पेज, लास्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ से। अविभाग प्रतिच्छेद, ये क्या है? शक्ति के अंश। वर्ग किसको कहा? जीव प्रदेश को। योग के प्रकरण में जीव प्रदेश को योग वर्ग कहेंगे। वर्गणा समान योग वाले जो प्रदेश है, उसको कहेंगे वर्गणा। स्पर्धक, एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाओं का समूह, वो स्पर्धक। गुणहानि, जहाँ जाके प्रदेश आधे होते हैं, प्रदेश यानी उनकी संख्या। ये योग स्थान इतने भेद कहे, वहाँ एक जीव के एक समय में पाया जाए ऐसा गुणहानियों का समूह स्थान कहलाता है। यानी एक योग स्थान में क्या है? अनेक गुणहानियाँ हैं, जिसको कहेंगे गुणहानियों का समूह, जिसको हम नाना गुणहानि भी कहते हैं। गुणहानि यानी गुणित प्रमाण में हानि होती है, क्योंकि एक एक वर्गणा हमने देखी, तो सबसे नीचे की वर्गणा में सबसे अधिक संख्या है,
प्रदेशों की, थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम होते होते आधी हो जाती है। तो आधी होने में कितने स्पर्धक चले गए? तो इतने असंख्यात गए। तो उस असंख्यात को कहेंगे, उसका जो प्रमाण है उसको कहेंगे एक गुणहानि। ऐसे एक बार आधा हुआ, फिर दूसरी बार आधा हुआ तो कहेंगे 2 गुणहानियाँ, तीसरी बार आधा हुआ उसको कहेंगे 3 गुणहानियाँ। ऐसे गुणहानियाँ भी अनेक होती हैं और ये सब मिलकर एक योग स्थान होता है। यानी हम जो अपना योग भी हीनादिक हो रहा है तो उसमें भी इतनी सारी बातें, उसमें सब रचना है। ये तो सहज होता रहता है। देखो क्या कहते हैं, फिर यहाँ दोहराया है। स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं। अनुक्रम से वृद्धि हानि रूप जो वर्गणाएं, उनके समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और जीव के प्रदेशों में कर्म ग्रहण करने की शक्ति में, ये शक्ति को ही योग कहते हैं, उसमें मिनिमम पॉसिबल जितनी वृद्धि हो सकती है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। यहाँ योग का अधिकार है, इसलिए योग रूप शक्ति के विभाग रहित अंश का ग्रहण किया गया है। अब फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ जरा पढ़ते हैं, 228 पेज पर आना है। जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। उनका स्थापन करके इन सर्व प्रदेशों में से जिस प्रदेश में योग की जघन्य शक्ति पाई जाती है, उस प्रदेश को जुदा ग्रहण करके इसमें जितनी योग शक्ति पाई जाती है उसे अपने बुद्धि से फैलाना, इसको कहेंगे जघन्य योग। उस जघन्य शक्ति से अधिक, यानी एक अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहेंगे हम? जो पहली वर्गणा में, जो प्रत्येक वर्ग में जितने अविभाग, जितनी शक्ति थी ना, जितने योग थे, तो उसके हमने इसे स्प्रेड आउट कर दिया। फिर दूसरी वर्गणा का जो हमने देखा तो उसमें मिनिमम कितनी वृद्धि हुई, उसको कहेंगे एक अविभाग प्रतिच्छेद, ये उसका अर्थ होता है। अभी उसका भावार्थ डायरेक्ट पढ़ते नीचे। जघन्य शक्ति युक्त प्रदेश से एक अविभाग अंश से अधिक शक्ति के धारक अन्य प्रदेश में उस जघन्य शक्ति से जितनी शक्ति अधिक हो, उस अधिक प्रमाण का नाम योगों का अविभाग प्रतिच्छेद है। अब वो बीच वाला भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत वो स्पर्धक क्या है, जघन्य क्या है, उसको बहुत विस्तार से समझाया गया है। हमें तो इतना ही समझना है कि 3 प्रकार के हमने योग के स्थान देखे। कौन कौन से? उपपाद योग स्थान, एकांत, अनुवृद्धि और परिणाम। यहाँ तक देखिए ना। तो उपपाद कब होता है? भव के पहले समय में उपपाद योग होता है। एकांत वृद्धि दूसरे समय से कहाँ तक? पर्याप्त जीवों के लिए शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व समय तक, और लब्धि अपर्याप्तों के लिए उस आयु के 2/3 तक। उसके बाद क्या होता है? परिणाम योग होता है। यानी पहला सबसे मिनिमम है वो उपपाद। एकांत वृद्धि हर समय असंख्यात गुना वृद्धि होते होते अंत तक पहुंचा, उसके टॉप तक। उससे भी असंख्यात गुना वो परिणाम योग स्थान है। अभी ये जो परिणाम योग स्थान है उसमें असंख्यात गुना तक वृद्धि भी हो सकती है, उसमें हानि भी हो सकती है, उतना का उतना भी रह सकता है। उसमें वेरिएशन होते रहते हैं, एक जैसा योग कायम रहता ही नहीं, वो परिणाम योग में होते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार के योग हमने देखे। यही हमने टेबल पर भी बताया है, फिर से देख लो। यहाँ पर योग स्थान जो हमने 3 प्रकार के बताए ना, कौन कौन से? पहला कौन सा लिखा है? उपपाद योग, उसके बाद एकांत वृद्धि योग, और फिर परिणाम योग। ये उपपाद यानी 1 नंबर उपपाद का है, वो क्या होता है? पर्याय धारण करने का पहला समय। और एकांत वृद्धि कब से है? हाँ, इन्हें पर्याय धारण करने के दूसरे समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। प्रति समय कैसा होता है? असंख्यात गुना वृद्धि होती है। और वहाँ से लेकर आगे मरण तक कौन सा योग होता है? परिणाम।
उसका दूसरा नाम क्या है? घोटमान योग, घोटमान योग। हाँ हाँ, अभी आगे आते हैं। अभी इसी के ना सारे ही अल्पभूत, जैसे इसके जो 84, इससे ये असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, ये पूरे उसके बहुत लंबी चौड़ी 84 ऐसे नाम लिखे हैं। यानी पहले सबके उपाद लिए, संगी पंचेंद्रिय का भी उपपाद कम होगा, उससे एकेंद्रिय का एकांत अनुवृद्धि भी ज़्यादा होगा। इस तरह से सारे वो उलट पुलट उसके अल्पभूत बताए गए। सबसे टॉप मोस्ट किसका होगा? संगी पर्याप्त का, परिणाम योग उत्कृष्ट वाला, वो सबसे टॉप होगा। अब उसमें बहुत सारी जो सूक्ष्मता है उसकी सब वर्णन यहाँ पर एक एक लाइन में किया है। अभी उसको हम छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यानी ये योग का क्या प्रकरण है, थोड़ा कुछ हमारे ख्याल में आ गया। इसका अर्थ है सभी आत्म प्रदेशों में योग होता ही है और सर्वात्म प्रदेशों के द्वारा कर्मों का ग्रहण होता है। कोई भी ऐसा प्रदेश बिना कर्म का ऐसे उसमें केवल ज्ञान हो जाए और बाद में बाकी संसारी अवस्था में रहे, ऐसी बातें कभी नहीं होगी। क्यों मंजू, क्या कहा? ये बीच वाले 8 प्रदेशों में बंद नहीं, ऐसा सुना था ना आपने? ये गलत है कि सही? अपने आगम के आधार से करना है निर्णय, है ना? हाँ, आत्मा के योग गुण की निष्कंप अवस्था अयोग केवली में भी है और सिद्ध में तो है ही है। हाँ, फिर संसार में निष्कंप अवस्था नहीं है ना, संसार में तो है, कभी है अयोगी में है। प्रश्न क्या है? कहीं नहीं, होती ही है, केवल कहने के लिए नहीं। अयोग नाम ही है, वो बिल्कुल निष्कंप हो गए हैं। क्यों निष्कंप हुए? योग नहीं, क्यों नहीं? एक कार्बन शरीर और तेज शरीर, सभी शरीर नाम कर्मों का उदय रुक जाएगा 13वें के अंत समय में। अभी हमने उदय की बात कहाँ से उठाई है? हाँ, पूरा योग स्थान एक समय में, दूसरे समय में पूरी रचना अलग से बताई जाएगी। योग बदल लेगा तो रचना अलग से बताएंगे ना। हाँ, जघन्य से बताएंगे, परंतु उसमें प्रदेशों की संख्या ऊपर अगर बढ़ने हैं, ऊपर और स्पर्धक तैयार होने हैं, तो नीचे में थोड़े कम चले जाएंगे प्रदेश। ये आप इमेजिन कर सकते हैं, उतने ही प्रदेशों में हमको योग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बावजूद भी वहाँ पर योग की पर्याय में अभिभाव प्रतिच्छेद का तो पाया ही जाएगा शक्ति के अंश। देखो, योग को जिसको हम अविभाव प्रतिच्छेद योग कह रहे हैं, यहाँ योग विभाव को योग कह रहे हैं, कर्माकर्षण शक्ति को योग कह रहे हैं। नहीं समझे? आपको ब्लड प्रेशर है भाई? नहीं? डॉक्टर साहब ये कहते हैं इनको ब्लड प्रेशर नहीं है। देखो, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, किसी को हाई होगा, किसी को लो होगा, तो हम कहते हैं हमको ब्लड प्रेशर है। ऐसे यहाँ जो योग तो सबको है, कौन सा? योग गुण भी है, और उसके जो योग गुण के जो कुछ हो गए विभाग प्रतिच्छेद वो हो गए। पर एबनॉर्मल क्या है कि कर्माकर्षण शक्ति रूप योग जो नाम कर्म यानी शरीर नाम कर्म के उदय में होता है, वो एबनॉर्मल है ना। कंपन होना या उसके कर्माकर्षण शक्ति भाव योग होना, ये उसकी एबनॉर्मिटी है, विभाव है। तो विभाव को यहाँ योग है कहेंगे, और उसको योग ही नहीं है, अयोग कहेंगे। अयोग कहेंगे तो योग गुण भी चला गया क्या? नहीं, उसकी अभी स्वभाव रूप पर्याय चल रही है। तो विभाव को योग है ऐसा कहते हैं, स्वभाव को वो योग चला गया ऐसा, एक कथन पद्धति। हाँ, संयोग केवली को तो विभाव है ही है, क्योंकि वहाँ योग है, वहाँ कर्म भी हो, एक साता वेदी आ रहा है। तो वहाँ पर भी सिद्ध भगवान या अयोगी केवली को ये वेरिएशन पाया जा सकता है? वेरिएशन कैसा? नहीं, पूरी निष्कंप अवस्था है, कंपन ही नहीं है तो वेरिएशन कैसा?
कर्माकर्षण की शक्ति को यहाँ योग पर्याय है तो उसके पर्याय है, परंतु यहाँ अविभाग प्रतिचित किस में कर्माकर्षण शक्ति को यहाँ योग कहा है। कितना कर्म को आकर्षण करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें निमित्त कौन सा था? शरीर नाम कर्म का उदय। औदारिक तेजस शरीर सभी नाम कर्म के उदय वहाँ रुक गए हैं। उदय की विच्छित्ति हुई। अभी हमको सीखना है सब उदय की विच्छित्ति। बंद की विच्छित्ति याद की ना, अभी उदय की भी विच्छित्ति देखने वाले हैं। इस प्रदेशों में योग ज़्यादा है, इसकी कर्मा की शक्ति भी ज़्यादा होगी। ये राउंड अबाउट पूरे का इफेक्ट होता है। एक एक प्रदेश ऐसा अलग अलग नहीं ना, क्योंकि देखो असंख्यात प्रदेश और इतने से एरिया में सारे असंख्यात प्रदेश है, तो एक ही आकाश के प्रदेश पर या एक ही जीव के प्रदेश में जीव के ही असंख्यात प्रदेश है कि नहीं है? फिर से सुनना, जीव के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण है। लोग पूरे फैल जाए तो एक एक प्रदेश सेपरेट हो जाएगा, और जब पूरे में फैल जाते हैं तो उसको समयोग कहते हैं। सबका समान है, परंतु अभी इस संसार अवस्था में, अभी देहधारी में अवस्था में क्या है, इतने से एरिया में सारे असंख्यात प्रदेश समा जाएंगे, तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर उसके अवगाहना होगी कि नहीं होगी? आकाश के एक प्रदेश में एक जीव के असंख्यात प्रदेश आ रहे हैं, ऐसे असंख्यात प्रदेशों में मिलकर एक जीव की अवगाहना है। तो जहाँ वो जगन्य वाला योग है, थोड़ा अधिक वाला योग है, सब एक दूसरे के ऊपर है, तो वहाँ उस प्रदेश पर कर्म उतने प्रमाण में मिल जाएंगे वहाँ पर। देखो मनोवचन काय, ये तो हम कहेंगे ना, मनोवचन काय के निमित्त से ये कर्म का ग्रहण होता है, वो तो कहने की पद्धति, क्योंकि कर्माण का योग था ना, वहाँ ना मन था, ना वचन था, ना काय था। समझ में आएगी? वो तो किस निमित्त से, वो किसका लक्ष्य करके किसके परमाणु को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार उसको कहते हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, वो तो अलग बात है। अब यहाँ तो केवल जीव के प्रदेशों में कितनी कर्माकर्षण शक्ति है उसकी बात यहाँ चल रही है। क्योंकि वो अलग अलग वर्गणाएं भी धारण करते हैं ना, शरीर की वर्गणाएं, मन संबंधी द्रव्य मन की वर्गणाएं, वचन योग से वचन की वर्गणाएं वगैरह वगैरह। अभी हम आगे यहाँ चलते, एक योग का क्योंकि इसमें हम वो 84 जो अल्पभूत्व है उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, अभी हमको उदय का ही प्रकरण देखना है इसके आगे चलकर। पेज नंबर 274, 274, क्योंकि अभी बंद बहुत कर चुके हैं ना, अब थोड़ा उदय हो जावे तो ज़रा हल्के हो गए कि नहीं। हाँ, तो कहते इस प्रकार बंध का निरूपण करके आगे उदय का निरूपण ने कथन, अभी उसका यहाँ विशेष विषय चलेगा। बंध और उदय एक ही समय में चल रहा है, पर एक समय में दोनों का कथन तो नहीं हो सकता ना, तो पहले बंध का कथन कराए है, अभी उदय की बात यहाँ बताएंगे। देखो 261 की टीका वहाँ पढ़ेंगे। चारों प्रकार के बंध के निरूपण के पश्चात, कौन से चार? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये चारों ही प्रकार हमने देखे। गुणस्थानों में उदय का नियम कहते हैं। अब कुछ विशेष प्रकृतियों का उदय किसी विशिष्ट गुणस्थान में है, वो पहले बताएंगे, बाद में अन्य प्रकृतियों की बात करेंगे। तो कहते हैं आहारक शरीर और अंगोपांग का उदय कहाँ होता है? हाँ, 7वें 8वें में बंद होता है उदय, 6वें में बंद बाद और उदय पहले। तो पहले बंद होने के बाद उदय होना चाहिए। क्योंकि मुनिरा छठा सातवां चलता है, 7वें में बंधा हुआ 7 में पड़ा रहता है, और क्या 6ठे में आए इसलिए उदय होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी किसी के उदय होगा तो उनके वो जिनालय की वंदना करने का परिणाम आए, या जो कर्णानियों के कोई विषय संबंधी उनको कोई प्रश्न आता है, तो सहज रूप से वो आहारक शरीर की रचना होती है,
किसके होगी? जिसके आहारक शरीर बांधा है उसके उदय होगा वहाँ पर। तो उस जाति के परमाणुओं का ग्रहण होगा, वो शरीर बनेगा और वो वहाँ जाके बिल्कुल एक छोटे से अंतर्मूर्त में वापस आ जाएगी। वो कार्य किस में होगा? छठे गुणस्थान में होगा। और छठे से सातवां तो अंतर्मूर्त होता है, यानी आहारक शरीर बनाना, वहाँ जाना, लौट के आना, ये सब कार्य छठे के अंतर्मूर्त से भी छोटे अंतर्मूर्त काल में होगा। तो कुंकुंद आचार्य वहाँ गए थे, आहारक शरीर से गए थे कि मूल औदारिक शरीर से गए थे? अभी निर्णय आप करो। क्योंकि 8 दिन रहे थे, आहारक शरीर तो 8 दिन तक नहीं रहेगा, है ना? हाँ, अभी ये थे आहारक शरीर और अंगोपांग का उदय कहाँ होता है? छठे गुणस्थान में, हाँ, प्रमत्त गुणस्थान में। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें 14वें दोनों है। हाँ, मिश्र मौनी यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे ही गुणस्थान में, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। सम्यक प्रकृति का उदय चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, इसीलिए उसको वेदक सम्यक समय दृष्टि कहते, यक्षोपम समय दृष्टि कहते। आनुपूर्वी का उदय, आनुपूर्वी का कब होता है? विग्रह गति में। तो कौन से गुणस्थान के साथ जीव परभव में गमन कर सकता है? पहले, दूसरे, चौथे। तो दूसरे के साथ नरक में जाएगा क्या? नहीं। तो नरकानुपूर्वी का उदय पहले में और चौथे में। शायिक समक्र के साथ कोई जाता है ना नरक में, चौथे में भी होगा, यही कह रहे। आनुपूर्वी का उदय मिथ्यात्व, सासादन, असंयत में ही है, अन्यत्र उनके उदय का अभाव है। ये जो पर्टिकुलर जो प्रकृतियाँ कही है, अपने अपने स्पेसिफिक गुणस्थान में या उसी समय उसका उदय पाया जाता है। आनुपूर्वी के उदय की भी विशेषता बता रहे, नीचे देखो। सासादन समय दृष्टि मरकर नरक गति में नहीं जाता, इसलिए सासादन में नारकानुपूर्वी का उदय नहीं। वो बात अभी हमने देखी। पूर्वोक्त प्रकृतियों का उदय मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में अपने अपने उदय स्थान के अंत तक जानना। यानी अन्य प्रकृतियों का उदय, जैसे हमने बंध विच्छित्ति देखी थी, ऐसे उदय के प्रकरण में उदय की विच्छित्ति भी देखेंगे। उदय की विच्छित्ति का अर्थ क्या है? अपने अपने गुणस्थान के अंत तक उसका उदय है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। जैसे मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति कहाँ देखी थी? पहले। और मिथ्यात्व के उदय की विच्छित्ति वो पहले। सेम सभी जगह नरक गति की बंध विच्छित्ति पहले में और उदय विच्छित्ति अरे नरक में चौथा गुणस्थान होता है कि नहीं होता? तो चौथे गुणस्थान को नरक गति का उदय है कि नहीं है? यानी बंदर उदय एक जगह मत समझना, सब में ऐसा लागू नहीं होगा। केवल वो मिथ्यात्व और जो कषाय है ना, हाँ, उनके अपने अपने बंद उदय उसमें थोड़ा उसका लगता है, बाकी प्रकृतियों में ये नहीं लगाना है। तो उदय की विच्छित्ति अलग से याद करनी पड़ेगी। फिर कंपैरिजन करेंगे वो कौन कहाँ बंध की विच्छित्ति है और उसी प्रकृति कहाँ उदय विच्छित्ति है। हाँ, अब देखो 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 नीचे से 5वीं लाइन, ये पैराग्राफ की ऊपर से दूसरी लाइन 274 पर, वहाँ जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति कही हो, अभी तो हम समझेंगे कहाँ किसकी कही है। पहले हमने बंध की देखी थी, है ना, 16 है, 25 है, 0 है, ऐसे यहाँ पर भी बताएंगे। उन प्रकृतियों का उस गुणस्थान तक तो उदय जानना। विच्छित्ति हुए ने वहाँ उदय है उस गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थानों में उदय नहीं है। जैसे बंध विच्छित्ति में वहाँ तक बंध है, ऊपर नहीं है, ऐसे उदय की विच्छित्ति में उस गुणस्थान तक उदय है, ऊपर नहीं है। आसान है ना, अभी समझने के लिए आसान होगा। उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में उनका उदय नहीं जानना। जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का उदय हो वह तो उदय जानना।
अभी जो ऊपर के में जो उसे की विच्युति घटा कर बाकी का उदय वहाँ ऊपर के गुण स्थानों में बता देंगे। अब यहाँ आना जरा 275 पर। वहाँ ये जो 263 की जो टॉप लाइन है ना उसका हेडिंग, वहाँ गुणस्थान में व्युच्छित्ति पक्षांतर, पक्षांतर यानी दो मत है, पहले और दूसरे गुणस्थान के उदय की व्युच्छित्ति में दो मत है, दोनों में मिलकर 14 की उदय व्युच्छित्ति होती है। एक मत ऐसा है कि पहले गुणस्थान में 10 की होती है, दूसरे गुणस्थान में 4 की होती है। दूसरा पक्ष क्या है, पहले गुणस्थान में 5 की होती है, दूसरे गुणस्थान में 9 की होती है, और दोनों ही कथन आचार्यों के द्वारा किए हुए हैं, इसलिए हमको दो मत है, बस इतना ही यानी रखना है, याद रखना है। ये सही है ये गलत है ऐसा नहीं है, किसका क्या कहना है बस ऐसा कहिए। तो यहाँ क्या कहा, पक्षांतर महाधवल द्वितीय नाम कषाय प्रावृत, महाधवल का कषाय प्रावृत नहीं नाम है, जयधवल का है, और उसके कर्ता है यतिवृषभ आचार्य। महाधवल के कर्ता तो भूतबली आचार्य है। क्या, हाँ जयधवल सही बात है, उसी को कषाय प्रावृत है ना, कषाय प्रावृत और चूर्णी सूत्र से वो बना है जयधवल की रचना, उसकी टीका है वो, और वो यतिवृषभ आचार्य की वो कषाय प्रावृत रचना है। उसको राउंड, क्योंकि महाधवल जो है वो भूतबली आचार्य की रचना है, छठे खंड का नाम ही महाधवल या महाबंध है। हाँ देखो देखो, अभी हम उदय की बात करेंगे। अभेद विवक्षा से, जैसे हमने अभेद विवक्षा से बंध वाली प्रकृतियाँ कितनी देखी थी, 120। अब यहाँ उदय में 122 लेना, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय भी पॉसिबल है। तो उदय प्रकृति कितनी है, 122। उनमें उदय विधि यानी उदय विच्छित्ति अर्थात विवक्षित गुणस्थान से ऊपर उदय का अभाव। अभी जैसे वहाँ हमने देखे थे ना, एक एक गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियाँ उदय विच्छित्ति हुई, तो यहाँ भी संख्या पहले बता रहे, बाद में प्रकृतियों के नाम बताएंगे। तो मिथ्यात्व में 10 है, ये कषाय प्रावृत के अनुसार, महाधवल के अनुसार अलग बात होगी। सासादन में 4 है। इस पक्ष में एकेंद्रिय स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय इन नाम कर्म के प्रकृतियों की विच्छित्ति मिथ्यात्व में कही है, और कहीं पर ये दूसरे गुणस्थान में बताए। उनका कहना है कि वहाँ जाते समय ने अपर्याप्त अवस्था में ये पाई जाती है वहाँ पर, और बाद में वो मिथ्यात्व में आता है। ये किसी किसी का ऐसा कहना है। महाबंध में तो ऐसा है कि वहाँ मारणांतिक समुदात में वो होती है, और बाद में वह जन्म लेता है एक इंद्रिया में, वहाँ तो मिथ्यात्व ही गुणस्थान होता है। परंतु ऐसे दो मत है, तो हमें दो मतों का कथन एक्सेप्ट करना है। इसलिए कहीं उसकी विच्छित्ति मिथ्यात्व में कही, और दूसरे पक्ष में सासादन में उसका उदय स्वीकार है। यानी सासादन में मरकर जाने वाले के वहाँ पहुँचे, किसमें, एकेंद्रिय में भी गए, द्विंद्रिय में भी गए, और वहाँ जाते ही अपर्याप्त अवस्था में ही सासादन से मिथ्यात्व में आ गए। इसलिए शुरुआत में उसको स्वीकार किया है सासादन। ऐसे दो मत है, बस इतना है। आगे के जो गुणस्थान है उसमें कोई दो मत नहीं है। पहले दो गुणस्थानों में दोनों मिलकर कितने, 14 प्रकृति। उसमें किसी ने पहले गुणस्थान में 10 कही, दूसरे में 4 कही, किसी में पहले में 5 कही और दूसरे में 9 कही। तो पहले में जो 5 कही वो तो दोनों के लिए कॉमन है। डिफरेंस किसमें, एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, इसके लिए वो बताएंगे अभी। तो अभी हम पहले में 10, दूसरे में 4, तीसरे में 1, जो उदय था आगे कहीं नहीं होगा वो 1, असंयत में 17, देश संयत में 8, प्रमत्त में 5, ये उदय की बात चल रही है। अप्रमत्त में 4, अपूर्वकरण में 6, अनिवृत्तिकरण में 6, सूक्ष्म सांप्राय में 1, उपशांत मोह में 2, क्षीण मोह में 2 और 14, संयोग के में 29, क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा, और अयोग में 13,
अब वो कौन सी है क्या है थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। अभी अपना समय हो गया, यही रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।